हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आपका मेरे चैनल में स्वागत है। आज का चैप्टर है 8 जिसका नाम है अ हाउस इज़ नॉट अ होम और इसको लिखा है जैन गोड्योसो ने। जैन गोड्योसो जो हैं वो एक फीमेल राइटर हैं, बट इस चैप्टर में उन्होंने अपने आप को एक मेल दिखाते हुए एक बच्चे के रूप में, एक मेल बॉय के रूप में यहाँ प्रस्तुत किया है। मीन्स कि यहाँ वो अपने आप को एक मेल लड़के के रूप में दिखा रही हैं और उस बेस पर वो लिख रही हैं। और चैप्टर से पहले यहाँ सबसे पहले क्वेश्चन है कि ये जो कहानी है एक युवा होने की चुनौतियों को प्रतिबिंबित करती है, यानी कि उन्हें रिफ्लेक्ट करती है, बताती है कि जैसे जैसे टीनेजर्स एज में आते हैं बच्चे, उस एज में उनको जो जो परेशानियाँ होती हैं या जो जो उनके सामने चैलेंजेस आते हैं, उनको वो कैसे फेस करते हैं और उसके बारे में वो कैसे सोचते हैं। और जो भी ये समस्याएँ हैं वो धीरे-धीरे जब वो बढ़ती जाती हैं तो उसको किस तरीके से या किस वे में वो लेते हैं। तो यहाँ ये बताया गया है कि लेखक कैसे अपनी समस्याओं पर काबू पाता है। यानी कि जो भी उसकी लाइफ़ में बहुत सी जो ट्रेजेडी होती हैं और कुछ ऐसी परेशानियाँ उसको स्कूल को लेकर या उसके हाउस को लेकर या फिर उसकी जो कैट है उसको लेकर जो भी दिक्कतें आती हैं, वो कैसे उन पर काबू पाता है। और उसके बाद यानी कि उन परेशानियों से निकलने के बाद वो अपने आप को क्या फ़ील कराता है। तो यहाँ बेसिकली जो चैप्टर का नाम है अ हाउस इज़ नॉट अ होम। अब जो हाउस है और होम दोनों में बेसिकली एक छोटा-सा डिफ़रेंस ये है कि जहाँ लोग रहते हैं वो भी हाउस है और जहाँ लोग नहीं रहते वो भी एक हाउस ही है। बट रीज़न क्या है कि जो हाउस है और होम है दोनों में डिफ़रेंस ये है कि वहाँ लोग तो रहते हैं हाउस में, पर इतना उनके बीच जो एक प्रेम भाव है वो नहीं रहता, मतलब रहते हैं दैट्स इट। लेकिन जो होम है वहाँ प्यार, इमोशंस और बहुत सी चीज़ें जो हैं होती हैं, केयरिंग वगैरह, तो वो होम कहला दिया जाता है। तो यहाँ छोटा सा जो एक डिफरेंस है हाउस और होम में। ईज़ी वे में समझें तो जो हाउस है उसमें रह रहे लोगों के बीच इमोशंस, लव, फीलिंग्स ना के बराबर होती है, बट जो होम है उसमें ये सब चीज़ें प्रॉपर तरीके से लोगों में भरी हुई होती हैं, केयरिंग, लव, इमोशंस, फीलिंग्स, ये सब चीज़ें। तो चलिए शुरू करते हैं चैप्टर। तो यहाँ ऑथर बताते हैं कि किस तरीके से उनका जो हाई स्कूल है वो उसका फर्स्ट ईयर जो था बहुत अटपटा सा था, क्योंकि वो जूनियर हाई स्कूल से सीनियर हाई स्कूल में आए थे और जूनियर हाई स्कूल में वो क्लास के हेड थे और वहाँ जो भी एक क्लास हेड को सुख सुविधाएं जो भी मिलती हैं, एक जो रिस्पॉन्सिबिलिटी बेस पर बोलें तो वो सब जो चीज़ें थी अब वो छूट गई थी, क्योंकि वो अब यहाँ सीनियर हाई स्कूल में आ चुके थे। और वो बताते हैं कि यहाँ उन्हें जो है बहुत अजीब महसूस होता था और यहाँ जो सीनियर हाई स्कूल है ये उनके जूनियर हाई स्कूल से 2 गुना बड़ा भी था। और वो कहते हैं कि सबसे ज़्यादा जो परेशान करने वाली बात ये थी कि उनके जो जूनियर हाई स्कूल के जो फ्रेंड्स थे उन्होंने किसी और सीनियर हाई स्कूल में एडमिशन ले लिया था। वो उनके साथ यहाँ वाले जो जिसमें राइटर था उस हाई स्कूल में वो नहीं आए थे। तो इस वजह से जो राइटर वो अपने आप को बहुत ज़्यादा अलग थलग महसूस कर रहा था। एक तो वो अपना स्कूल छोड़ के आया था और जाहिर सी बात है न्यू जर्नी की शुरुआत यहाँ उनकी होने वाली थी, क्योंकि जो पहले जूनियर हाई स्कूल था वहाँ उन्होंने जो भी कुछ सीखा वो एक लास्ट एंडिंग जो थी उनकी वहाँ की, यहाँ उनकी नई शुरुआत के तौर पर देखी जा रही थी और वो यहाँ सब कुछ जो चीज़ें थी उनको शुरुआत से करनी थी। और उसके साथ ही जो उनके पुराने स्कूल के जो फ्रेंड्स थे वो भी उनके साथ नहीं थे, तो उसकी वजह से वो ज़्यादा ही अपने आप को अकेला महसूस कर रहे थे। फिर राइटर बताते हैं कि किस तरीके से वो अपने आप को बहुत ज़्यादा आइसोलेट फील कर रहे थे, तो वो सोच रहे थे कि किस तरीके से मैं अपनी इन सब चीज़ों को दूर कर पाऊँ। तो वो क्या करते थे, जो पुराने स्कूल के टीचर्स थे उनसे मिलने के लिए वहाँ कभी-कभार चले जाया करते थे और उनके टीचर्स उन्हें समझाते थे कि वो नया स्कूल है, नई शुरुआत है और धीरे-धीरे तुम उस स्कूल को और उन टीचर्स को भी पसंद करने लग जाओगे। जिस तरीके से हमसे मिलने आते हो, मेल-जोल है, प्यार है, वैसे ही वहाँ से भी हो जाएगा, बस थोड़ा-सा टाइम चाहिए। और सबसे पहली बात वो कहते थे कि जो स्कूल की एक्टिविटी हैं उनमें शामिल हो, वहाँ तुम्हारे फ्रेंड्स बनेंगे और इससे तुम्हारा जो अकेलापन है
और यहाँ की जो यादें हैं वो थोड़ी कम हो जाएंगी। पर ये याद रखना, जब तुम वहाँ पूरे सेटल हो जाओगे, यानी कि जो तुम्हारा नया स्कूल है उसे अपनाने लग जाओगे, तो यहाँ आना भूल मत जाना। तो राइटर बोलते हैं कि यहाँ उनकी जो ये फीलिंग सी मनोस्थिति थी, वो समझ सकते हैं कि टीचर्स किस वे में वो बोल रहे थे, कि जिस तरीके से यहाँ तुम्हें आदत पड़ गई थी वैसे ही नए स्कूल में भी आदत पड़ जाएगी और नए फ्रेंड्स भी बन जाएंगे, फिर तुम इस पुराने स्कूल को मिस नहीं करोगे। अब संडे की दोपहर का दिन होता है और जो राइटर है वो अपने डाइनिंग रूम की मेज पर अपना होमवर्क कर रहे होते हैं। वो बताते हैं कि पतझड़ का दिन था और ठंडा और हवादार जो है बहुत ही सुहावना सा दिन उन्हें लग रहा था। वो कहते हैं कि अपने रूम की जो गर्मी है उसको मेंटेन करने के लिए उनकी मॉम ने फायर प्लेस पर आग जला रखी थी ताकि रूम को गर्म रखा जा सके। और वहीं राइटर के पास उनकी एक चितकबरी बिल्ली, लाल चितकबरी बिल्ली जिसे रेड टेबी कैट यहाँ बोला गया है, वो बैठी थी और सभी कागज़ों के ऊपर ज़ोर ज़ोर से घुर्राहट कर रही थी। और कभी कभार वो अपने इंटरटेनमेंट के लिए कैट क्या कर रही थी, जब राइटर जिस पेन से लिख रहा था, होमवर्क कर रहा था, उस पर अपनी पूंछ से टैप कर रही थी, यानी थोड़ा प्रहार कर रही थी, एक तरीके से बोलते कि मार रही थी वो अपने इंटरटेनमेंट के लिए, कि वो उसके साथ खेले। और फिर वो कहते हैं, उस कैट के बारे में बताते हैं कि वो कैट कभी भी उनसे दूर नहीं थी। वो बताते हैं कि जब वो छोटी किटन थी, यानी बेबी कैट थी, तब उसे वो कहीं से बचा के लेके आया था। और वो कैट भी अब ये समझ गई थी कि यही व्यक्ति है जिसने मुझे एक नई ज़िंदगी और अच्छी ज़िंदगी दी है। जैसा कि राइटर बता रहा है कि घर को गर्म रखने के लिए उसकी मॉम जो है आग में कोयले डाल रही होती हैं और अचानक ही उन्हें क्या लगता है कि एक अजीब सी स्मेल आने लग जाती है। सडनली एक बहुत अजीब सी स्मेल आती है। फिर वो यहाँ वहाँ देखते हैं, रूम में ही बैठे होते हैं और यहाँ वहाँ देख रहे होते हैं कि धुआं जो है छत के जोड़ों से अंदर आ रहा है, मतलब जो छत की पूरी जो बॉर्डर है उसकी तरफ से अंदर आ रहा है और धुएं ने जल्दी ही पूरे कमरे को भर लिया, यानी कि उनको देखना भी बहुत मुश्किल हो रहा था। और वो कैसे कैसे एक मतलब धुएं से जब रूम भर गया था तो वो उन्हें कुछ क्लियर दिख नहीं पा रहा था और वो किसी न किसी तरीके से घर के बाहर खुले जगह पर आ जाते हैं। और उस समय तक वो देखते हैं बाहर आके कि सारी जो छत है वो आग में लिपट चुकी है और वो आग तेज़ी से फैल रही है। और यहाँ जो राइटर वो क्या करता है, फटाफट अपने नेबर्स के पास दौड़ता है फायर ब्रिगेड को फ़ोन करने के लिए। और यहाँ वो देखता है कि इतने में उसकी मॉम जो है वापस उस जलते हुए घर में भाग जाती हैं, जहाँ से निकलकर वो बाहर आए थे। फिर यहाँ राइटर बताते हैं कि उनकी मॉम जो है उस रूम से जैसे ही बाहर आती हैं, वो उनके हाथ में एक मेटल बॉक्स पकड़ा हुआ होता है जिसमें इम्पोर्टेंट्स डॉक्यूमेंट होते हैं। और उसके बाद वो उस बॉक्स को वहाँ घास के जो यार्ड के बाहर, यार्ड की जगह जब वो आ जाती है, यानी खुले मैदान में जहाँ आ जाती हैं, वो घास के ऊपर वहाँ रख देती हैं और फिर से पागलपन की तरह उस घर में घुस जाती हैं। और इस टाइम जो राइटर है वो बताते हैं कि हाँ, मैं जानता हूँ वो क्यों गई थी। फिर वो बताते हैं कि मेरे जो फादर हैं उनकी जो मृत्यु है वो तब हुई थी जब मैं बहुत छोटा था और मुझे विश्वास था कि वो, यानी कि उनकी मॉम जो है, उनकी तस्वीरों को और उनके जो लेटर हैं उनको जलने नहीं देंगी। और वही चीज़ थी जिनके द्वारा वो अपने हस्बैंड को याद कर सकती थी। और फिर यहाँ जो राइटर हैं चिल्लाते हैं, मॉम नहीं, मत जाओ अंदर। अब वो लड़का जो है दौड़ने ही वाला होता है अपनी मॉम के पीछे कि मॉम मत जाओ, मत जाओ, रोकने के लिए उन्हें। तो अचानक से उस लड़के के पीछे से कोई दो बड़े हाथ, यानी फायर ब्रिगेड के जो मैन होते हैं, वो वहाँ आ जाते हैं और उसको पकड़ते हुए मना करते हैं कि नहीं, तुम्हें अंदर नहीं जाना। और वो अपने आप को खूब कोशिश करता है छुड़ाने की और उन्हें समझाने की कि मेरी मॉम अंदर गई हैं। पर वो भी क्या कर सकता है बेचारा, बस चिल्ला ही सकता है। उसको भी पता है कि अब अंदर जाके बाहर आना थोड़ा मुश्किल है। फिर वो बताते हैं कि जिस जगह आग लगी थी उनके घर के आसपास सारी जगह फायर ब्रिगेड के ट्रक ही खड़े हुए थे, यानी वो जगह जो है ट्रक से भर गई थी। और वो यहाँ चिल्ला रहा होता है अपनी मॉम के लिए कि मुझ तुम नहीं जानते मेरी मॉम अंदर हैं, मुझे जाने दो, मुझे उन्हें वापस लाना है। राइटर बताते हैं कि किस तरीके से जो फायरमैन है उसने उसके चारों तरफ कंबल लपेट दिया और उसको उसकी गाड़ी में बैठा दिया। और फिर जल्दी ही उसकी माँ को भी उस रूम से घसीट कर लाया गया और वहाँ ट्रक के पास ले जाकर उन्हें ऑक्सीजन दी गई। वो थोड़ा सा बेहोश सी हो जाती हैं। और यहाँ
इस सिचुएशन को देखकर जो राइटर है वो बहुत ज़्यादा घबरा जाता है कि कुछ भी हो जाए मुझे नहीं पता, मुझे अपनी मॉम ज़िंदा चाहिए। वो इस तरीके सोच रहा होता है और थोड़ी-सी फीलिंग ये होती है कि मैं अपनी मॉम से कितनी लड़ाई करता था, मेरी मॉम से मतलब एक तरीके से होता है ना कि छोटे बच्चे जब ज़िद करते हैं, मॉम और डैड जब मना कर देते हैं चीज़ों को लेने से, तो थोड़ा-सा वो बच्चे जो हैं मॉम को लेकर नेगेटिव हो जाते हैं और मतलब मॉम डैड को लेकर नेगेटिव हो जाते हैं कि हमें वो चीज़ नहीं दे रहे, पर वो जानते हैं वो क्यों उस चीज़ को नहीं दे रहे हैं, अच्छा बुरा जो भी चीज़ें हैं। तो वो बताता है कि उन सब चीज़ों को मैं भूल गया था कि मैं अपनी मॉम से इतना हेट कर रहा था, बट अब उसे सिर्फ उसकी मॉम चाहिए थी किसी भी तरीके से। फिर वो जब रो रहा होता है तो वहीं फायरमैन एक आता है, वो कहता है कि सही वो जल्दी ही ठीक हो जाएंगी, उन्होंने बस थोड़ा सा धुआं सूंघ लिया है। और इतना कहकर वो फायरमैन वापस से वहाँ आग बुझाने के लिए चला जाता है और यहाँ इसकी मॉम और ये बेचारे बैठे रहते हैं। और फिर वो बताता है राइटर कि मैं अपने घर को जलता हुआ देखने के सिवाय कुछ नहीं कर सकता था। लगभग 5 घंटों के बाद आखिरकार आग को बुझा लिया जाता है। उनका घर पूरी तरीके से जल चुका होता है, कुछ भी नहीं बचा होता और सडनली जो राइटर उसके माइंड में आता है कि मेरी कैट कहाँ है? अब इतना सोच के वो घबरा जाता है कि हो क्या रहा है मेरे साथ, मतलब कि पहले मेरा घर गया, है ना? और उसके मतलब आग लग गई, नुकसान हो गया और उसके बाद मेरी कैट भी नहीं मिल रही। फिर ये सब चीज़ें वो सोच रहा ही होता है और वो कहता है कि मुझे मेरी कैट को देखना ही है, चाहे वो ज़िंदा हो या फिर वो मर गई हो। और फिर उसके दिमाग में बहुत सी बातें चल रही होती है कि मेरा नया स्कूल था, उसमें भी मेरे दिन सही नहीं है मैं परेशान सा मतलब अलग-थलग हूँ। फिर उसके बाद मेरे घर में आग लग गई, मेरी कैट भी नहीं मिली, वो फूट-फूट कर रोने लग जाता है और ये सब चीज़ें जो हैं एक बड़ा नुकसान उसे लग रही होती हैं। और ज़ाहिर-सी बात है नुकसान भी है, वैसे ही वो मेंटली अपने आप को अभी स्टैंड नहीं कर पाया होता है ले और फिर दूसरी प्रॉब्लम आ जाती है और उसके बाद उसको कैट की चिंता हो जाती है कि मेरी कैट कहाँ है। और आग के बाद 5 घंटों के बाद आग बुझ जाती है, पर फिर भी वो उस घर में अंदर नहीं जा सकते क्योंकि अभी भी वहाँ खतरा है। अब वो यही सोच रहा होता है कि काश मुझे मेरी कैट मिल जाए, चाहे ज़िंदा हो या मरी, और बस यही इमेजिनेशन वो कर रहा होता है और इसके सिवा कर भी कुछ नहीं सकता। और वो बहुत ज़्यादा सैड हो जाता है। वो बताता है कि फिर उसकी मॉम और वो अपने जो भी उन्होंने कपड़े पहने हुए हैं उन्हीं के साथ ही, और जो थोड़े बहुत फायरमैन से जो कंबल वगैरह हैं वो उनके पास, जो सामान छोटा-मोटा जो बच गया है उसकी मॉम ने जो भी सेव किया था उस समय, उसको अपनी गाड़ी में रखकर अपने दादा-दादी के घर वो चले जाते हैं। अब राइटर बताते हैं कि अगले दिन सोमवार को वो स्कूल जाता है और जब आग लगी तो तब उसके जो पहने हुए कपड़े थे बस ही उसकी बॉडी पर होते हैं, जो कि उसने मॉर्निंग में चर्च जाते हुए पहने हुए थे। और उसके पास जूते भी नहीं होते क्योंकि वो बताता है कि संडे को जब वो होमवर्क कर रहा होता है आग लगने से पहले, तो उसने अपने जूते उतार के फेंक दिए थे, तो वो भी आग की भेंट चढ़ गए थे। उसके पास अब जूते भी नहीं थे, इसलिए वो क्या करते हैं कि अपनी चाची से टेनिस के शूज़ जो उधार मांगने पड़ जाते हैं उन लोगों को। फिर वो लड़का वही शूज़ पहना होता है। फिर वो और भी चीज़ें जो हैं बता रहा होता है कि मैं स्कूल जाने की बजाय अपने घर क्यों नहीं ठहर सकता, पर उसकी मॉम जो है इन सब चीज़ों को नहीं सुनती और यहाँ राइटर जो है वो भी परेशान है। वो सोच रहा होता है कि ना ही मेरे पास स्कूल के कपड़े हैं और ना ही मेरे पास मेरा होमवर्क है, ना ही मेरे पास मेरा स्कूल बैग है, और मतलब कि बहुत सारी चीज़ों को मतलब इकट्ठा करने की कोशिश कर रहा होता था अपने माइंड में कि मेरे साथ इतना सब कुछ हो गया है। मतलब ज़ाहिर-सी बात है उसका इतना नुकसान हो गया है और वैसे उसको बहुत ज़्यादा स्कूल से परेशानी पहले से ही वो सेट नहीं हो पा रहा था उसको स्कूल में माइंड, और उसके बाद घर की जो भी कंडीशन हुई, आग लग गई और उन सब चीज़ों को अपने माइंड में बहुत ज़्यादा उथल-पुथल जो मचा रही थी, उनसे परेशान था। वो सोच रहा था कि लगता है मेरी ज़िंदगी में बस यही लिखा हुआ है कि मैं परेशान ही रहूँ और मैं बड़ा होना, इन सब चीज़ों को बदलना या यही तरीके से इसी तरीके से ज़िंदगी चलाऊँ। इससे तो अच्छा है कि मैं इन सब से सिमट कर मर ही जाऊँ। मतलब अब वो अपने आप को बहुत ज़्यादा एम्बैरेस्ड और डिमोटिवेट फ़ील कर रहा होता है। उसको लगता है कि अब मेरे हाथ में कुछ भी नहीं है, तो इससे तो अच्छा है कि मैं अपने आप को ही ख़त्म कर दूँ या मैं मर जाऊँ। अब ऑथर बताते हैं कि किस तरीके से अपने स्कूल में बहुत उदास व्यक्ति की तरह वो घूम रहा था और हर चीज़, ज़ाहिर सी बात है जिसके साथ इतनी बड़ी ट्रेजेडी हो गई हो और वो पहले से भी परेशान हो, तो किस तरीके से वो अपने आप को फ़ील कर रहा होगा। और फिर उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि मेरे साथ ये क्या हो रहा है, और सारी जो भी एक तरीके से प्रोटेक्शंस होती हैं
वो उसको लग रहा था कि मुझसे छिन गई हैं। और वो बताते हैं कि किस तरीके से अपने पुराने स्कूल में जो भी चीज़ें वो जानते थे, वो सब चीज़ें उनसे अलग-थलग हो गई हैं। वो कहते हैं कि मेरी फ्रेंड्स, मेरा घर, मेरी कैट और ये सब चीज़ें मुझसे एक तरीके से ज़बरदस्ती किसी ने छीन ली गई हूँ। तो उनको ऐसा फ़ील हो रहा था। उसके साथ ही बताते हैं कि जब मैं स्कूल से अपने घर जा रहा था, तो वहाँ से गुज़रते हुए अपने उस घर को देखा जो जलकर राख हो गया था। और ज़ाहिर-सी बात है, इतने बड़े नुकसान के बाद उसको जब वो देखता है तो दोबारा से एक धक्का-सा लगता है। वो फ़ीलिंग जो है ना नुकसान की, वो सहन नहीं हो सकती। और कुछ पुरानी यादें जो हैं, वो कहता है कि सब की सब चीज़ें कुछ जल गई थी। और जो भी चीज़ें कुछ जली ना हो तो वो पानी और कुछ केमिकल्स जो कि आग बुझाने के लिए इस्तेमाल किए गए थे, उसकी वज़ह से वो नष्ट हो गई थी। बस केवल वही चीज़ बची थी जो उसकी मॉम ने बहुत ही साहसपूर्ण तरीके से बचा ली थी। वो फ़ोटोग्राफ्स, एल्बम, लेटर, डॉक्यूमेंट्स और भी बहुत सी जो चीज़ें उनकी ज़रूरत की थी वो। बस एक चीज़ को छोड़कर, वो थी उसकी कैट जो कि उसके पास नहीं थी, वो जा चुकी थी। और वो बताते हैं कि उसके लिए उनका हृदय जो है बहुत तड़प रहा था। वो अभी भी अपनी कैट को वापस चाहते थे। और फिर बताते हैं कि उन्हें इस समय दुःख मनाने का ज़रा-सा भी समय नहीं मिला। और उनकी मॉम और वो घर से बाहर जो है चले जाते हैं कुछ काम के लिए, जैसे कि जो भी चीज़ उनके पास नहीं थी वो जुटाने के लिए। तो वो कहते हैं कि उन्होंने सबसे पहले अपने रहने के लिए एक किराए का घर लिया और स्कूल के लिए उनके लिए कपड़े खरीदे। और और ये सब पैसे जो हैं वो अपने दादा-दादी से, उसके मतलब कि लड़के के दादा-दादी से उसकी मॉम ने उधार लिए, क्योंकि अब उनके पास कोई क्रेडिट कार्ड नहीं था और ना ही कोई कैश था, कोई पहचान पत्र भी नहीं था, ताकि वो बैंक से अपने पैसे निकाल सकें, क्योंकि मोस्ट ऑफ चीज़ें जो हैं धुएँ में ख़त्म हो चुकी थी। और 1 हफ़्ते करीबन ही वो जो घर टूटा-फूटा जो जल चुका था, अब उसकी मरम्मत के लिए जो है फिर से शुरुआत की जा चुकी है। वो बताते हैं कि घर में जो भी राख-रूख पड़ी है उस सबको साफ़ किया जाता है। और उन्होंने अपना घर जो है किराए पे जो लिया था वो उसी घर के सामने ही लिया था, ताकि वो काम जो करवाएँ तो उसको अच्छे से वो देख सकें। फिर वो बताते हैं कि पहले मलबा हटाया गया, फिर और बहुत सी चीज़ें वो जो है, जो भी चीज़ें वेस्ट थी उनको हटाते चले गए। और इसके साथ ही राइटर बताता है कि किस तरीके से उसे एक आशा थी कि काश मेरी कैट जो है, जो मरी हुई ही सही पर वो मिल जाए। पर वो वहाँ से चली गई थी, क्योंकि वहाँ कुछ नहीं मिलता कैट का। और फिर वो बताते हैं कि किस तरीके से उस कैट के बारे में सोचते हैं। और वो उसको मतलब कि जो पहले के पुराने दिन थे उस कैट के साथ बिताए हुए, वो उसको इमेजिन कर रहे होते हैं कि किस कैसे वो सुबह-सुबह उसे परेशान करता था। और बिस्तर से बाहर जैसे ही वो निकलता तो वो कैट भी उसके पीछे-पीछे चली आती थी। और जब सोना होता था तो उसकी जेब में खिसक कर वो सोती थी। तो इस समय वो उस कैट की जो मौजूदगी है, उसके माइंड में उसको फ़ील करा था। और सबसे बड़ी चीज़ थी कि उसका ना होना उसके लिए बहुत बड़ी दुःख की बात थी। अब उसके घर में आग लग गई है, कुछ भी नहीं बचा हुआ, ये बात जो है उसके स्कूल में भी पता चल जाती है। और हर कोई स्कूल में जो है यही बात कर रहा होता है, उसके टीचर्स हो और उसके जो भी स्कूल में पढ़ रहे, उसके साथ पढ़े क्लासमेट हों, वो भी यही बात कर रहे थे। तो वो परेशान हो जाता था कि क्या मेरा इंट्रोडक्शन जो है इसी तरीके से इस स्कूल में होना था? मैं ऐसा तो नहीं चाहता था कि इस तरीके से मुझे लोग पहचानें और मेरे नए स्कूल की शुरुआत इस तरीके से हो। अब नेक्स्ट मॉर्निंग जब ऑथर स्कूल आता है तो जितने भी जो बच्चे थे उनका व्यवहार थोड़ा-सा अलग होता है, वो बता रहा होता है लेखक। वो कहता है कि मैं जब अपने लॉकर के पास अपनी जिम ड्रेस के लिए, अपनी जिम क्लास के लिए जब रेडी हो रहा था, तो वहाँ सब लोगों ने मेरी तरफ चारों तरफ इकट्ठे हो गए और मुझे जल्दी करने के लिए कहने लगे। तो उसको लगा कि ये बहुत अजीब-सी बात है और क्यों ये लोग मेरे साथ ऐसा कर रहे हैं। और उससे भी पहले उसको लगता है कि मेरे साथ जो भी पहले कुछ हो चुका है, उससे ज़्यादा कोई अजीब बात क्या हो सकती है। अब फिर थोड़ा-सा सोचता है, फिर सोचता है कि शायद ये लोग मुझे ज़बरदस्ती जिम की क्लास में ऐसे ही धकेलना चाहते हैं। और फिर थोड़ी देर के बाद ऑथर को समझ आता है कि ये सब ऐसा क्यों कर रहे हैं। और वो देखता है कि वहीं पास में ही मिड में एक बड़ी-सी मेज़ रखी होती है, जिस पे ज़रूरत का सारा सामान होता है उस लड़के के लिए। और वो सारा सामान सिर्फ़ उसके लिए इकट्ठा किया जाता है। पैसे होते हैं, उसके स्कूल का सारा सामान, ड्रेस, कॉपी और भी बहुत सारी चीज़ें जो भी उसकी ज़रूरत की हैं, अलग-अलग तरीके से कपड़े, जीन्स और स्वेटर्स, जो भी वो लोग कर सकते थे। और ये दिन उसको एक क्रिसमस की तरह लगता है। और वो कहता है कि मैं अपनी भावनाओं से बहुत भर गया था। मतलब उसे ऐसा लग रहा था कि
मैं जिस स्कूल को इतना अजीब-सा समझ रहा था, उन लोगों ने मेरे लिए इतना किया, मतलब खुशी से वो फूले नहीं समाता। अब वो क्या सोचता है कि मैंने इतना सब कुछ इनके बारे में, मतलब कि मैंने अभी तक इस स्कूल को क्यों नहीं जाना? काश कि मैं थोड़ा और टाइम ले लेता, और इतना बुरा सोचने से तो अच्छा था। फिर अब वो देखता है कि जितने भी बच्चे हैं वो अपना इंट्रोडक्शन कर रहे होते हैं और उसे घर पे अपने इनवाइट कर रहे होते हैं। और अब उसे उन सब की जो, मतलब पहले की जो चिंता थी उससे थोड़ा-थोड़ा वो दूर होने लगता है, और ये सब चीज़ें उसके दिल को बहुत ज़्यादा छू लेती हैं, और आखिरकार वो अपनी कुछ परेशानियों से दूर हट जाता है। वो कहता है कि अब मुझे ऐसा लग रहा था कि शायद अब सारी चीज़ें ठीक हो रही हैं, और उस दिन वो अपने फ्रेंड्स भी बनाता है। और अब 1 महीने के बाद उसके घर का निर्माण जो है धीरे-धीरे पूरा होने लगता है, और वो कहता है कि अब मैं अकेला नहीं था, मेरे साथ 2 फ्रेंड्स थे, और मेरे आस-पास जो एनवायरनमेंट था वो ऐसा था, बहुत मेल-जोल वाला, और सब लोग मुझसे अच्छे से बात कर रहे थे, खुल के बात कर रहे थे, और मैं अपने घर को बनता हुआ दोबारा देख रहा था, और मुझे ऐसा फ़ील हो रहा था शायद मैं खुद की जो लाइफ़ है उसको भी दोबारा बनते हुए देख रहा हूँ। फिर राइटर बताता है कि मैं जिस समय अपने बेडरूम की प्लानिंग कर रहा था अपनी मॉम के साथ, उसी समय मेरे पीछे से चलकर एक लेडी आती है, और ये कहती है कि क्या ये तुम्हारी है? वो जैसे ही पीछे मुड़ कर देखता है, उसकी आँख उसे अपनी आँखों पे विश्वास नहीं होता, क्या क्या मेरी कैट है ये? और उसे फटाफट से अपने हाथों में पकड़ लेता है, उस लेडी के हाथ से ले लेता है, और उसे बहुत ज़्यादा प्यार करता है। और वहाँ उस राइटर के फ्रेंड्स भी उसे गले लगा लेते हैं, उसको, कैट को प्यार कर रहे होते हैं, और कैट जो है अपना प्यार दिखाने के लिए गुर्राहट की आवाज़ कर रही होती है। फिर वो लेडी जो है बताती है कि ये 1 मील दूर मिली है मुझे तुम्हारे घर से, और शायद वो आँख की वजह से घबरा गई होगी, पर इसकी कॉलर पे जो नंबर लिखा था, मैंने मिलाने की भी कोशिश की पर वो नहीं मिला। वो भी सोच रहा होता है कि हाँ, आँख की वजह से मेरे घर का जो टेलीफ़ोन है वो भी नष्ट हो गया है। फिर वो सोच रहा होता है कि किस तरीके से उस सुंदर लेडी ने इतनी मेहनत करी इस कैट को उसके ओनर तक पहुंचाने के लिए, और किस तरीके से वो समझ गई होगी कि इस कैट को प्यार किया जाता होगा, और निश्चित रूप से इसे याद किया जा रहा होगा, इसीलिए वो यहाँ मुझे इसे वापस करने आई है। और फिर राइटर बोलते हैं कि जब मैं वहाँ पर अपने फ्रेंड्स के साथ बैठा हुआ था, और मेरी कैट जो है मेरी गोदी में दबी हुई थी, और जितनी भी जो हानि और नुकसान हुआ था उन सब से भरी भावनाएं धीरे धीरे अब कम होने लगी थी, और ऐसा फील होता है कि अब मेरे साथ सब कुछ अच्छा हो रहा है। तो वो कहते हैं कि मुझे अपनी ज़िंदगी के प्रति, एक नए दोस्तों के प्रति, और अजनबी दयालुता के प्रति, यानी कि उसे नए फ्रेंड मिल गए थे, उसे नई लाइफ मिल गई थी, और उसके साथ ही उसकी कैट वापस आ गई थी, किसके थ्रू? एक अजनबी लेडी के थ्रू। और फिर वो बोलता है कि मेरी प्यारी कैट, जो कि गुर्राहट की आवाज़ करके मुझसे प्यार अपना व्यक्त कर रही थी, और मेरी प्यारी बिल्ली अब वापस आ गई थी, और वो कहते हैं कि साथ के साथ मैं भी। और इसके साथ ही अपनी पुरानी जो भी सैड फीलिंग्स थी, यानी कि अपने घर के नुकसान, और जो पहले जो कैट खो गई थी वो, और स्कूल को लेकर उसके फ्रेंड्स नहीं थे, उन सब चीज़ों को लेकर वो सब चीज़ें अब दूर हो गई थी। अब उसके पास सब कुछ वापस आ गया था, साथ के साथ वो कहते हैं कि उनकी लाइफ भी वापस आ गई थी।